जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग फिट और स्वस्थ होंगे। तो इससे जो दूसरा वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जाना था। कौन सा फोर्स जाना था हम लोगों ने? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में डिफरेंस ध्यान में रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकोगे, वर्टिकली फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। लेकिन ध्यान में रखना ये चीज़ कभी भी कि अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो, कौन सा मोशन परफॉर्म करते हो? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स दी सेंटर लगता है ना। हम लोगों ने देखा था कि जो सन होता है वो बीच में होता है और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं जिसमें अर्थ भी आता है, वो बाकी सब लोग क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। अरे हाँ है ना। तो सन का चक्कर बेसिकली क्यों लगा रहे होते हैं? बेसिकली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ लग रहा होता है? सन की तरफ लग रहा होता है, क्योंकि सन जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, जो अर्थ हो गया और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जिस जगह पर वो रिवॉल्व कर रहे हैं या जिस जगह पर बेसिकली वो लोग घूम रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है। आज दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे केपलर्स लॉ। किसके बारे में जानेंगे? केपलर्स लॉ। लेकिन केपलर्स लॉ को समझने से पहले हमें समझना होगा केपलर नामक साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? केपलर के बारे में जान लेंगे, फिर उन्होंने जो जो लॉस दिए हैं उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है ना? ओके, तो चालू करते हैं। दैट इज कौन थे केपलर्स और उन्होंने क्या क्या स्टडी की है और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए हैं। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है क्या, जोहेंस केपलर। कौन? जोहेंस केपलर। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे? जर्मन, मतलब जर्मनी से बिलोंग करते थे। और एक वर्ड आया देखो, एस्ट्रोनॉमर। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोनॉमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिकली क्या करता है? वो स्पेस के बारे में रिसर्च करता है, स्पेस में ऑब्जर्व करता है कि कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे है, कैसा उसका मोशन हो रहा है, कैसे उसकी एक्टिविटी हो रही है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जो साइंटिस्ट, जो लोग या जो साइंटिस्ट बेसिकली स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स कौन से लोकेशन में है ना, इन सब के बारे में जो स्टडी करता है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ स्पेस हम लोग क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी। और जो एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, ध्यान में रखना। जोहेंस केपलर जो थे जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, साथ में ये एक मैथमेटिशियन भी थे। अरे भाई, मैथमेटिशियन होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कौन सा प्लेनेट कौन से पोजीशन पे है ना। तो आपको मैथमेटिक्स भी अच्छा खासा आना चाहिए, है ना। इसीलिए ये क्या थे? एस्ट्रोनॉमर तो थे ही, साथ में मैथमेटिशियन भी थे। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? ओके। अच्छा, इधर आ जाओ। जोहेंस केपलर जो थे स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेल्पर टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राही। टाइको ब्राही एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम क्या था? टाइको ब्राही। और टाइको ब्राही के अंडर ही जोहेंस केपलर जो है बेसिकली क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे एज अ हेल्पर। मतलब वो जो भी काम करते थे, कौन? टाइको ब्राही। उनकी मदद करने में मदद कौन करता था? जोहेंस केपलर। ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइको ब्राही की क्या हो जाती है? डेथ। जैसे ही टाइको ब्राही की क्या हो जाती है? डेथ। वैसे ही जो हेल्पर थे, यानी कौन? मतलब केपलर। और केपलर को क्या अपॉइंट किया गया? रॉयल मैथमेटिशियन अपॉइंट कर दिया गया। देखो, जो केपलर थे वो किसके यहाँ पर काम कर रहे थे? किसके यहाँ पे काम कर रहे थे? बेसिकली टाइको ब्राही के यहाँ काम कर रहे थे एज अ हेल्पर। ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होती है, बेसिकली फिर केपलर को क्या अपॉइंट कर दिया गया? रॉयल मैथमेटिशियन के रूप में उनको अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान में रखना, जो अपने ये ब्राही थे, टाइको ब्राही थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी स्टडीज की थी और बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, है ना। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे और उन्हीं ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर बेसिकली केपलर ने क्या किया? अपनी थ्योरीज को दिया, अपने रिजल्ट्स को दिया, अपने कंक्लूजन्स को दिया। ठीक है, देखो क्या लिखा है। यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेनेटरी पोजीशन मेड बाय ब्राही। तो ब्राही ने जो भी बताया था कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, उन सब का जो डेटा था उसको ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया और फिर उन्होंने क्या किया? उस डेटा का इस्तेमाल किया, है ना। ओके। और क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लेनेटरी
मोशन। तो प्लैनेट बेसिकली कैसा मोशन करता है, प्लैनेट कैसा मोशन करता है, ये किसने डिस्कवर किया, ये बेसिकली केपलर ने डिस्कवर किया। और किसकी मदद से किया, बेसिकली जो भी स्टडीज़ किसने किया था, टाइको ब्राहे ने किया था, उस स्टडीज़ की मदद लेकर, हेल्प लेकर बेसिकली केपलर ने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़, क्या लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का इस्तेमाल कर कर बेसिकली न्यूटन ने बेसिकली क्या दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। समझ में आया, ध्यान में रखना। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आ रहे हैं, कौन, टाइको ब्राहे पहला नंबर, दूसरा केपलर और तीसरा न्यूटन। टाइको ब्राहे के वहाँ कौन काम कर रहा था, वहाँ पे कौन काम कर रहा था, केपलर एज ए हेल्पर के रूप में। लेकिन जैसे उनकी मौत होती है, केपलर को अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे आपका कोई टीचर जो है क्लास में से मान लो किसी कारण चला जाता है, तो नए टीचर को अपॉइंट करते हैं ना, उसी तरीके से जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर केपलर को मैथमेटिशियन के रूप में उनको क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। फिर जो भी स्टडीज़ टाइको ब्राहे ने की थी, उन स्टडीज़ का इस्तेमाल कर कर बेसिकली केपलर ने क्या किया, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दे दिया। और तीसरा ध्यान में रखना है, जो न्यूटन बाबा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली इसी लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का इस्तेमाल कर कर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ठीक है, समझ में आया, ओके। तब तक के लिए क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केपलर के तीनों लोगों को समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, ओके, केपलर ने किसके बेसिस पर बेसिकली तीनों लॉज दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। ओके, ठीक है, देखो इधर, एंशिएंट टाइम मतलब पुराने समय में, एंशिएंट टाइम मतलब क्या, पुराने समय में। देखो वहाँ पर भी डेफिनेटली उस समय भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, बस इतना फ़र्क था, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना। उस समय भी साइंटिस्ट थे, उस समय भी डॉक्टर्स थे, उस समय भी इंजीनियर्स थे, फ़र्क इतना था। आज हमारे पास एडवांस इंजीनियर्स है बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। वहाँ पर भी, उस समय पर भी, एंशिएंट टाइम्स पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब हुआ करते थे, बस फ़र्क इतना होता था, वहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी का रेंज कम होता था। ठीक है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, एंशिएंट टाइम्स में जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने प्लेनेटरी मोशन ऑब्जर्व किया था। उन्होंने प्लेनेटरी मोशन का मतलब क्या है, प्लेनेटरी मतलब प्लेनेट का मोशन, प्लेनेट किस तरीके से घूम रहा है, कौन सा प्लेनेट किसके अराउंड घूम रहा है ना। जैसे सन सेंटर पे है, बाकी प्लेनेट्स क्या कर रहे हैं, लगातार क्या घूम रहे हैं। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का कौन चक्कर लगाता है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। किसे कहते हैं, मून को। किसे कहते हैं, मून को। तो ये सब कैसे हो रहा है, कौन सा प्लेनेट कौन सा पोजीशन पे है, कैसे घूम रहा है ना, वो सब बेसिकली एस्ट्रोनॉमर जो है वो एंशिएंट टाइम्स में ही जान चुके थे, है ना। लेकिन 16th सेंचुरी जैसे ही आता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा बेसिकली अवेलेबल होता है, किसके बारे में, कौन सा प्लेनेट किस जगह पर है और कौन सा प्लेनेट कैसे घूम रहा है, इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल था, है ना। देखो क्या लिखा है, लॉट ऑफ डेटा वर अवेलेबल अबाउट प्लेनेटरी पोजीशन। मतलब प्लेनेटरी मतलब कन्फ्यूजन हो ना, प्लेनेटरी वर्ड, अरे प्लेनेटरी वर्ड मतलब कुछ नहीं बल्कि प्लेनेट्स। प्लेनेटरी वर्ड का मतलब कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्लेनेट्स का पोजीशन और प्लेनेट्स का मोशन। क्लियर है, ओके। इधर आ जाओ, अगर मैं बात करूँ तो केपलर ने क्या किया पता है, केपलर ने जो भी हमारे पास 16th सेंचुरी में जो भी हमारे पास डेटा था, 16th सेंचुरी में जो भी हमारे पास बहुत सारा डेटा था, किसके बारे में डेटा था, प्लेनेटरी पोजीशन और प्लेनेटरी मोशन। इन्होंने क्या किया, इस सब डेटा को, ये जो प्लेनेटरी पोजीशन वाला है और प्लेनेटरी मोशन वाला जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या किया, वो उन्होंने स्टडी किया। स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, बेसिकली नोटिस किया। क्या नोटिस किया, देखो, दैट मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलोज सर्टेन लॉज। उनका कहना था, जब उन्होंने और सारा पूरा डेटा जो था वो अभी स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्हें ये पता चला कि जो भी प्लैनेट मोशन कर रही है ना, वो एक रूल्स को फॉलो कर रही है, एक लॉ को फॉलो कर रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। देखो क्या लिखा, केपलर ने नोटिस किया क्या, कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट है वो क्या फॉलो कर रहा है, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो लगातार घूम रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो, इसी के बेसिस पर, इसी के डाटा के बेसिस पर बेसिकली क्या किया, इन्होंने 3 लॉस को दिया। इसी डाटा के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, 3 लॉस को दिया। सबसे पहला है केपलर्स फर्स्ट लॉ,
केपलर्स सेकेंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ। मतलब टोटल कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ। कितना आसान है। केपलर फर्स्ट लॉ मतलब केपलर का पहला नियम, केपलर सेकेंड लॉ मतलब केपलर का दूसरा नियम, और केपलर थर्ड लॉ दैट इज केपलर्स का तीसरा नियम। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, केपलर्स के तीनों लॉ को एक एक करके देखेंगे। और एक बात बता दूं, आपने कहीं पर भी केपलर लॉ पढ़ा होगा, लेकिन इससे अच्छा केपलर लॉ आपको कोई समझा दे तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ठीक है, जितने भी डाउट्स है इसके बाद एक एक करके सब क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो ओके बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके केपलर्स के तीनों नियम के बारे में, यानी तीनों लॉस के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केपलर का फर्स्ट लॉ एकदम अच्छे से समझ लेंगे, फिर केपलर का सेकंड लॉ, फिर केपलर का थर्ड लॉ। ठीक है, तो चालू करते हैं। क्या है हेडिंग, देखो क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। देखो ध्यान में रखना, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको केपलर के बारे में, केपलर्स के लॉ के बारे में। ठीक है ना, वो क्या है ध्यान से देखो। केपलर के पहले नियम को, केपलर के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही नहीं, यह आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही नहीं, चेक कर लेना, ढूंढ लेना, आप ऑनलाइन बता देना। ठीक है, ध्यान सुनो, केपलर के फर्स्ट लॉ को हम लोग एक और लॉ से जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। किससे जानते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अरे लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट इसीलिए जानते हैं क्योंकि केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में ऑर्बिट के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? ऑर्बिट के बारे में बताया। सर कब से आप ऑर्बिट 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 कर रहे हो? ये ऑर्बिट होता क्या है? अरे ऑर्बिट वो जगह है, वो पोजीशन है, बेसिकली वो पाथ है। क्या बोलूँ? वो पाथ है जहाँ पर बेसिकली प्लेनेट, जिस प्लेनेट पर देखो, मान लो ये क्या है, देखो इधर ये सन है ना, ये क्या है? सन है, और ये मान लेते हैं प्लेनेट है, बी फॉर क्या है? प्लेनेट है। तो ये जो प्लेनेट है बेसिकली क्या कर रहा है? इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, इस बात को फॉलो कर रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ऑर्बिट। ठीक है ना, तो केपलर के पहले नियम को, फर्स्ट लॉ को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो इस लॉ में है क्या, इस लॉ के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ के हिसाब से क्या, देखो इस लॉ के हिसाब से ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो हमारे स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में, मैं बोलूँ स्पेस में अगर मैं बात करूँ तो जो सन होता है वो सेंटर पे होता है, और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड लगातार क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। ये हमें पता है ना, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? कोई भी प्लैनेट हो, मतलब हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है, मतलब चक्कर लगाता है। किसके अराउंड चक्कर लगाता है? सन के अराउंड चक्कर लगाता है। ठीक है, अच्छा किस में चक्कर लगाता है? किस में चक्कर लगाता है? सर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, एक पाथ में चक्कर लगाता है, और उस पाथ को क्या बोला गया? उस पाथ का नाम क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो एक होता है सर्कुलर, क्या होता है? एक सर्कुलर, और आपने जब सर्कल आप जब पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको ये पता है कि सर्कल का एक सेंटर होता है। सर्कल का क्या होता है? एक सेंटर होता है। अब ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप रेडियस कहते हो। क्या कहते हो? इसे आप रेडियस कहते हो। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस होता है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी रेडियस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का वो भी रेडियस कहोगे। अरे हाँ है ना, मतलब हर जगह यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, हर एक का जो डिस्टेंस है क्या यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ सेम है। लेकिन ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इसका हर जगह से डिस्टेंस सेम नहीं होता है। सर्कल में देखो इसे सर्कुलर ऑर्बिट क्यों नहीं कहा गया? सर सर्कल जैसा दिख रहा है, फिर इसे सर्कुलर ऑर्बिट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि प्लैनेट्स बेसिकली जहाँ रिवॉल्व करते हैं वहाँ पर हर जगह डिस्टेंस सेम नहीं होता, इसीलिए सर्कुलर ऑर्बिट नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये एलिप्स बेसिकली कैसा दिखाई देता है? एलिप्स थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा दिखाई देता है, लेकिन पूरे तरीके से सर्कल नहीं होता। क्लियर है? तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये तो सीखा है क्या, हर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड, सन का चक्कर लगाता है। किस में चक्कर लगाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। किस में चक्कर लगाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और अच्छा, जब ये चक्कर लगा रहा है प्लैनेट, जब ये प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, मुझे बताओ
कौन सेंटर पे है? बेसिकली कोई और नहीं बल्कि सन है ना। कौन है? सन है। सन कहाँ है? सन बेसिकली लगभग सेंटर में प्रेजेंट है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, या सेंटर ना बोलकर, क्योंकि सेंटर तो ये होगा, सेंटर तो ये होगा। बेसिकली सेंटर से थोड़ा सा दूरी पर इसे हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे इसे हम लोग? फोकस पॉइंट। इसे क्या कहेंगे? फोकाई पॉइंट। क्या कहेंगे? फोकाई पॉइंट। आपके बुक में फोकाई वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, या फोकस पॉइंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। देखो ये प्लैनेट मान लेते हैं, तो किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड घूम रहा है। अब देखो क्या लिखा है, किस में घूम रहा है? ये जो पार्थ है, ये जो ऑर्बिट है, इसे क्या बोला गया? एलिप्टिकल ऑर्बिट बोला गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, विथ सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, ये एलिप्स है। क्या है? एलिप्स है। ये पार्थ पूरा क्या है? एलिप्स है। आपने देखा मैंने बनाया है क्या, ये एक ऐसा लाइन बनाया है ना, इस लाइन को पता है क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। वापस से ये मैंने एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, जैसे यहाँ पर होता है ना, ये वाला डायमीटर बोलते हो आप, इसे डायमीटर बोलते हो ना। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सर्कल में हर जगह डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर डिस्टेंस सेम नहीं होता है। इसीलिए जो डिस्टेंस बड़ा होता है, क्या बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस बड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और जो डिस्टेंस छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। आपको पता होगा मेजर मतलब बड़ा डिस्टेंस और माइनर मतलब छोटा डिस्टेंस। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है ना, पक्का। देख लो, ये वाला डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये छोटा सा डेफिनेशन। और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भैया लिखा क्या है, समझ में नहीं आता, इसलिए रट लेते हैं। टेंशन नहीं लेना, इसीलिए तो ये स्टेटमेंट लिखवाया हूँ, इसीलिए तो ये स्टेटमेंट लिखवाया हूँ। ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो पूरा आपको क्लियर हो जाता है, समझ में आया। इसके बाद अगर डायग्राम देख लोगे तो पूरा समझ में आएगा। क्या? अर्थ, सन जो है बेसिकली सेंटर से थोड़ी दूरी पर एक पोजीशन पे है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन जिस पोजीशन पे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। और जो प्लैनेट होता है बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और जो डिस्टेंस बड़ा होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसे कहते हैं मेजर एक्सिस, जो कम डिस्टेंस पे होता है उसे माइनर एक्सिस। अब आपके बुक का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, ऑर्बिट बोल रहा है, हाँ ठीक है सर, ये लो ऑर्बिट, तो प्लैनेट का ऑर्बिट है, हाँ सर प्लैनेट का ऑर्बिट है। जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसा है? एलिप्स है। वही बोल रहा है, बोलने का दोनों का मतलब सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। ये आसानी भाषा में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टफ करके लिखा हुआ है ना। देखो क्या लिखा है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट है ये, प्लैनेट का ये ऑर्बिट है, ये प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसा है? एलिप्स है, ठीक है। अब क्या लिखा है, विद द सन, मतलब जो सन है वो कहाँ पर है? वन ऑफ द फोकाई। देखो यहाँ पर भी सेम लिखा है, एट वन ऑफ द फोकाई, यहाँ पर भी क्या लिखा है? एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब ये जो जहाँ पर सन प्रेजेंट है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ? फोकाई बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? फोकाई बोल रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, ये क्या है? सन। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? व्हाट इज एस? एस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस बेसिकली आपको बता रहा है पोजीशन ऑफ सन। क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ सन। जबकि जो पी है, जो पी है, पी फॉर प्लैनेट, तो पी क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन ऑफ प्लैनेट, मतलब इस जगह प्लैनेट है, पी मतलब इस जगह प्लैनेट है, एस मतलब इस जगह सन है। समझ में आया? क्लियर है? ओके, बताना ज़रूर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं केपलर के सेकेंड लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करवाने हैं? केपलर के सेकेंड लॉ के बारे में। अच्छा, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो ऑर्बिट के बारे में बताता है, जैसे हमने बोला सन जिस जगह पर रहता है उसे कहते हैं फोकस, है ना। और प्लैनेट जो है बेसिकली जिस पाथ पर बेसिकली रिवॉल्व करते हैं उसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। एस मतलब सन था, पी मतलब प्लैनेट था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं केपलर्स के सेकेंड लॉ के बारे में। आओ जानते हैं केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है ना। जिस तरह से केपलर का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट था, उसी तरीके से केपलर का जो सेकेंड लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ एरिया। वो क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। जबकि सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया।
वो ऑर्बिट के बारे में बता रहा था, और सेकेंड लॉ किसके बारे में बताने वाला है, एरिया के बारे में बताने वाला है। किसके बारे में बताने वाला है, एरिया के बारे में बताने वाला है। ये आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एकदम देखो, अब इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या है, इस लॉ के हिसाब से देखो, speed of planet varies in such a way that radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area equal interval of time। सर कुछ समझ में नहीं आया है, अरे टेंशन मत लो, समझाने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये है सन, क्या है, सन है। बोलो एस फॉर सन, इससे पहले वाले लॉ में हमने देख लिया, एस फॉर मतलब क्या है, सन, और जो ग्रीन वाला कलर मैंने बनाया था वहाँ पे लिखा था पी फॉर प्लैनेट था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, सन है, सन के सामने ठीक क्या है, ए पॉइंट। स्टार्टिंग में जो प्लैनेट था वो यहाँ पर था, स्टार्टिंग में प्लैनेट जो था वो यहाँ पर था, और कुछ समय बाद यही प्लैनेट जो है वो कहाँ पर चला गया, बी पोजीशन पर चला गया। यह है ए पॉइंट, यह है बी पॉइंट। ये हरा से ग्रीन कलर का जो है बेसिकली क्या है, प्लैनेट है। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, बाद में बी पॉइंट पे आ गया। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से लेके बी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एरिया निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ, तो बेसिकली हमें कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा ना। मान लेते हैं इसे, मान लेता हूँ A1, मतलब एरिया 1, क्या मान लेता हूँ, एरिया 1। इधर आ जाओ। अब कुछ समय बाद यही प्लैनेट जो है, जो बी पॉइंट पर है, वही प्लैनेट अब आ गया कहाँ पे, सी पॉइंट पर। कहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट से कहाँ पर मूव कर रहा है, डी पॉइंट पर। पहले था ए से बी गया, हमने एरिया निकाल लिया। अब यही प्लैनेट घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँचा, जब यहाँ से यहाँ गया, मतलब सी पॉइंट से डी पॉइंट पर गया, तो हमने फिर से क्या कर लिया, बेसिकली इसका भी एरिया निकाल लिया, और क्या मिला हमें, A2। यहाँ का जो एरिया मिला है वो A1 है, और यहाँ पर जो एरिया मिला है वो A2 है। क्या बोलेंगे, A2 है। तो पता है क्या पता चला, यही पता चला कि जितना समय A से B में लग रहा है, जितना समय A से B में लग रहा है, उतना ही समय C से D में लग रहा है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, जितने समय में, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, जितने समय में इतना एरिया कवर कर रहा है, उतने ही समय में इतना एरिया वापस से कवर कर रहा है। मतलब मान लो ऐसे समझो ना, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मान लो A से B जाने में मुझे लग रहा है T1 टाइम, और इसका मान लो 2 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। और फिर ये पॉइंट है कितना, C, और ये पॉइंट कितना है, D। तो जब मैं C से D जा रहा हूँ ना, तभी भी टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको, ये बोलना चाहता हूँ, टाइम देखो क्या है, सेम है। टाइम क्या है, सेम है। क्या सेम टाइम में क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेम टाइम में सेम दूरी कवर हो रहा है, सेम समय में सेम दूरी कवर हो रही है। इसका मतलब ये है, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट द्वारा कवर किया गया एरिया जो है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मतलब किसी टाइम पर प्लैनेट जो अगर A से B में अगर वो T1 टाइम लगाता है, तो उतने ही टाइम में प्लैनेट C और D में भी जाएगा। मतलब यहाँ से और यहाँ से जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और जो A वाला एरिया है, वो क्या रहने वाला है, सेम हो जाएगा। मतलब A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा है, स्पीड ऑफ प्लैनेट वेरीज, बराबर है। प्लैनेट की जो स्पीड है वो क्या होगी, वेरी होगी। क्या होगी, वेरी होगी। कैसे वेरी होगी, सच दैट जो रेडियस वेक्टर, अब सर रेडियस वेक्टर समझ में आया है, सर रेडियस वेक्टर समझ में नहीं आया। अरे सुनो, रेडियस वेक्टर मतलब क्या, मान लेते हैं सर्कल था, ये सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। उसी तरीके से ये सन है, सन और ये प्लैनेट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। जैसे ये पॉइंट प्लैनेट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, ये जो लाइन है बेसिकली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। ये वाला पॉइंट है, दोनों को एक लाइन से मिला रहे हैं ना, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस वेक्टर। समझ में आया, रेडियस वेक्टर समझ में आया, ओके है ना। अब देखो क्या बेसिकली रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ से आप, सन से ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ तक लेके जा रहे हो, प्लैनेट तक ले जा रहे हो। देखो वही लिखा है, रेडियस वेक्टर ड्रॉ मतलब ड्रॉ किया, कहाँ से कहाँ किया, सन से प्लैनेट किया, है ना। और क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि स्वीप्स आउट मतलब दूरी तय कर रहा है, कहाँ से कहाँ, बेसिकली इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब
इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। यही है क्या, लॉ ऑफ एरिया, दैट इज केपलर का सेकेंड लॉ। क्या है, केपलर का सेकेंड लॉ। ध्यान में रखना क्या सर, ये जो देखो A1 अपॉन T1, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, A1 अपॉन मतलब कितने टाइम में, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कितने टाइम में कितना एरिया कवर किया, कितने टाइम में कितना एरिया कवर किया, है ना। इसका मतलब क्या है, कितने टाइम में कितना एरिया कवर किया। T फॉर टाइम, A फॉर एरिया, ध्यान में रखना। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना था, A1 देखो लिखा हुआ है, और यहाँ एरिया कितना है, A2। अरे हाँ है ना, बराबर है ना। और यहाँ पर भी क्या आएगा, T। यहाँ पर देखो टाइम क्या है, सेम है। सिंस अगर टाइम सेम है तो क्या हो रहा है, एरिया भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर हो रहा है। और इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब ए अपॉन टी को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा, समझ में आया कि नहीं। देखो क्या लो, ए अपॉन टी को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ दी प्लेनेट जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहना है अवेलेबल। अच्छा ध्यान सुनो, क्या बोल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब सेम समय में। ध्यान से देखो, जो एरिया है क्या, ASB, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो सेम है CSD। देखो है ना, CSD। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, है ना, उसमें आप बेसिकली एरिया निकालते हो ना, निकालते हो कि नहीं निकालते हो, है ना। बेसिकली आपको एरिया निकालने आता होगा, है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ASB का एरिया जो है वो A1 है, और CSD का जो एरिया है वो A2 है। तो इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल में। समझ में आया, क्लियर है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ASB इक्वल्स टू एरिया CSD, ठीक है ना, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। तो देखो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था, ऑर्बिट के बारे में। केपलर का सेकंड लॉ क्या था, एरिया के बारे में। अब केपलर का जो थर्ड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, और बहुत सारे बच्चों को ये लॉ समझ में नहीं आता है, ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर का थर्ड लॉ। ध्यान में रखना, केपलर के थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। अच्छा, जब भी वर्ड पीरियड आए, इसका मतलब क्या है फिजिक्स में, इसका मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। मतलब केपलर का जो थर्ड लॉ है, केपलर का जो थर्ड लॉ है वो बेसिकली हमें टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है। पहला लॉ किसके बारे में बता रहा था, एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में। सेकंड लॉ किसके बारे में बता रहा था, एरिया के बारे में। और थर्ड लॉ किसके बारे में बताने वाला है, टाइम इंटरवल के बारे में बताने वाला है, टाइम के बारे में बात करने वाला है, ठीक है ना, ओके। तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो आपको स्क्वायर पता होगा, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2⁻², क्या लिखा हुआ है, 2⁻²। तो ये 2 क्या है, बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, स्क्वायर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, है ना, बराबर है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर मैं लिखा हूँ 2⁻³ तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब। क्या होता है, क्यूब। ये चीज़ तो आपको पता है ना, ये चीज़ आपको पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता है देख लो, अगर 2 के ऊपर 2 लिखा रहता है तो क्या होगा, स्क्वायर। 2 के ऊपर अगर 3 लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे, क्यूब। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले और कुछ ध्यान में रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, ध्यान सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। समझ रहे हो, उसमें क्या हो रहा था, दोनों साथ में बढ़ रहे थे या दोनों साथ में घट रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अगर एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा और एक घट रहा है
दूसरा बढ़ेगा। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसे क्या कहते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ओके। अब ये सब को समझने से पहले, ये सब इतना सब समझने से पहले ना देखो, ये सब चीज़ें है ना, बस इतना सा ये समझ में आ गया ना आपको, क्या बोल रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं, ये सब पूरा जो लिखा है बस यही चीज़ समझना है हमें, यही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो क्या, पहले क्या करेंगे, इसी को समझेंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या लिखा हुआ है ना, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। और इसको भी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए टी क्या होता है, व्हाट इज़ टी। यहाँ पे टी क्या है, क्या है टी, तो ध्यान में रखना। टी का मतलब देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। टी का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इन जनरल इन शॉर्ट फॉर्म बोलूँ तो ये मतलब टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। ठीक है, टी का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या फिर टाइम। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है आर, आर है ना, तो आर का मतलब क्या है, मीन डिस्टेंस। आर का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस। और मीन का मतलब क्या है, देखो एवरेज। जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं सब लिखा के दिया हूँ, समझ में आया, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है ना, ध्यान में रखना। आर का मतलब है मीन डिस्टेंस, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस। क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस। और टी का मतलब है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, क्या ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है टी, और ये आर क्या है, मीन डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, अगर किसी के ऊपर 2 लिखा रहता है तो स्क्वायर, अगर किसी के ऊपर 3 लिखा रहता है उसे क्यूब बोलते हैं, है ना, ओके। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोल सकता हूँ इसे मैं, 2 मतलब स्क्वायर, और टी का मतलब क्या है, टी मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज, इसे क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं बोल सकता हूँ ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस, और एवरेज डिस्टेंस का क्या, क्यूब, है ना। 2 के ऊपर अगर 3 लिखा तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, 2⁻³ यानी 2 का क्यूब। अरे हाँ, है ना। तो मैं पूरे तरीके से पढ़ूंगा कैसे इसको, क्या लिखूंगा बताओ, देखो स्क्वायर ऑफ, ध्यान सुनना है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, आर का मतलब क्या था, मीन डिस्टेंस। अब देखो मैं एकदम फटाक से बोल के दिखाता हूँ, क्या, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, आपको पता होगा ये चीज़, या आप जिसको पता नहीं हो ध्यान में रखना है कि अगर इस वाले साइन को हटाना है, इस वाले साइन को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कांस्टेंट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, कांस्टेंट लेकर आते हैं। मतलब इस साइन को हटाने के लिए और उस साइन को बदलने के लिए किस में, इक्वल्स टू में, तो हम लोग क्या लेकर आते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं। देखो टी स्क्वायर, इस साइन को हटा दिया, हटाने के लिए क्या लेकर आया आपने, कांस्टेंट लेकर आया। क्या लेकर आया, कांस्टेंट लेकर आया, और ये जो वैसे के वैसे है आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं। अब ये जो कांस्टेंट है, उसे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, उसे क्या नाम दिया, के। क्या नाम दिया, के। अब ध्यान सुनना, मैंने कुछ नहीं किया है, बस, अच्छा आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा, क्या, देखो ना, अगर लिखा है a/b इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है 1, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, तो क्या a=b हो जाएगा, 1 का कोई तो वैल्यू नहीं होता ना, अरे हाँ है ना, ऐसे ही हो जाएगा, बराबर है। a/b = 1 का मतलब क्या है, इसको यहाँ पर भेज दोगे तो a = b हो जाएगा। क्या मैं उसी तरीके से a/b = 1 कर सकता हूँ, है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इसके नीचे लेकर आया, देखो r³ को t के नीचे लेकर आया, तो t² r³ = क्या बचा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, k, जिसे हम लोग केपलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केपलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इतना समझ में आया, क्लियर है, ओके। एक बार जल्दी देख लो, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ठीक है ना, अब वही सब लिखा हुआ है, देख लो, देखो क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखो सेम टू सेम, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, किसके अराउंड है, बेसिकली सन के ही तो अराउंड है, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, क्यूब, देखो आ गया, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, है ना। किसका निकाल रहे हो, बेसिकली कहाँ से निकालना है, मीन डिस्टेंस, ये सन है और ये क्या है, प्लेनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं, मीन डिस्टेंस। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, ये जो मीन डिस्टेंस है, जो एवरेज डिस्टेंस है, आपके बुक में तो इसका फॉर्मूला नहीं दिया है, बस मीन लिख के छोड़ दिया है, लेकिन समझना ज़रूरी है ना, तो जिसको समझना है
जिसको सच में पढ़ना होगा ये फॉर्मूला याद रखेगा, और जिसको भाई रट्टा मारना है तो बस यहीं से काम चल जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो मीन डिस्टेंस है यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है बेसिकली क्या है, मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस है ना। तो एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस बेसिकली है क्या, फॉर्मूला क्या है उसका, 2r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। क्या है, एवरेज डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 2r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। सर ये फॉर्मूला आया कैसे, अरे देखो ना इधर कितना अच्छा डायग्राम बना के रखा हूँ। ये रहा तुम्हारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये रहा तुम्हारा माइनर एक्सिस, ये रहा तुम्हारा मेजर एक्सिस। देखो सन कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये प्लेनेट जो है पहले जो प्लेनेट यहाँ पे था वो घूमते घूमते प्लेनेट यहाँ पहुँच गया है। तो ये वाला प्लेनेट और ये वाला जो सन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ वो क्या है r1, और जो सन है सन से लेके पहले प्लेनेट कहाँ पे था, यहाँ पे था ना। अरे प्लेनेट पहले यहाँ पे था, प्लेनेट घूमते 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 यहाँ पर पहुँचा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोला मैंने, r1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r2। तो बस इन दोनों को मिलाकर मैंने एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप भी हायर लेवल में पढ़ते हो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर। लेकिन सिंस आपके बुक में इसके बारे में जिक्र किया गया था इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है ना, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें, क्या ये जो तीनों लॉ दिया है ना केपलर ने, ये तो ऑब्जर्व करके दिया है ना, इनको पता नहीं है इन्होंने कैसे दे दिया ये लॉ। समझ में आ रही है, इन्होंने क्यों दे दिया ये लॉ, क्यों ये जो प्लैनेट हैं ये इन लॉ को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं था कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, इनका कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। देखो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है तो आप क्या बोलोगे, सर कैसे हो रही है ना। अगर यही चीज़ केपलर से पूछा गया कि सर केपलर आप बता रहे हैं तीनों लॉ के बारे में, ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट इन तीनों लॉ को कैसे फॉलो करते हैं, तो वो चुप हो गए, चुप्पी बना लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या बोलूँ मैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, केपलर हैड नो एक्सप्लेनेशन, केपलर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये प्लैनेट जो है इन लॉस को कैसे फॉलो करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, केपलर ऑब्टेन दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ द प्लैनेट ऑब्टेन्ड बाय द रेगुलर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने देखा कौन सा प्लैनेट कैसा है, कौन सा प्लैनेट का किस तरीके से मोशन हो रहा है, और उस बेसिस पर क्या कर दिया, तीनों लॉज दे दिए। केपलर फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, केपलर सेकेंड लॉ जिसे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, और केपलर्स थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है, ओके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको समझ में आया नहीं है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर चालू करूँगा तो वहाँ से आपका जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक क्या करना है, रिविजन कर लेना है। जिन बच्चों ने पुराने 2 लेक्चर्स नहीं देखे उनको और अच्छे से देखना है, ताकि ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।